नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हुए थे, दोनों के रिजल्ट आ गए हैं। एक में तो आज शपथ ग्रहण भी हो गया है मुख्यमंत्री का। उमर अब्दुल्ला ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है जम्मू कश्मीर में, और हरियाणा में भी नायब सैनी का चुनाव हो गया है, वो भी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन दो और राज्यों के चुनाव की घोषणा हो गई है, एक झारखंड और दूसरा महाराष्ट्र। झारखंड में क्या होने वाला है उस पर ज्यादा माथापच्ची कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि सबको पता है कि पिछले 5 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का किस तरह का वहां शासन रहा है। वहां के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वो कई महीने जेल में गुजार करके आए हैं। उनकी पार्टी में भी टूट फूट हो गई है। जिनको वो मुख्यमंत्री बना करके गए थे, जेल से बाहर आते ही उनको सबसे पहला काम यही सूझा कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। और बेइज्जत होने के बाद चंपई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी में है। तो जो हालात इस समय झारखंड के हैं उन पर कभी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र बेहद महत्वपूर्ण स्टेट इसलिए भी बन गया है क्योंकि 2019 में जो जनादेश आया था उसको भी डिच किया था उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने। इसके बाद वो खुद मुख्यमंत्री बन बैठे, वो भी किनके सहयोग से? जिनके खिलाफ उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे आजीवन संघर्ष करते रहे, नीतियों के, सिद्धांतों के, विचारधारा के आधार पर हमेशा उनकी मुखालफत करते रहे। उद्धव ठाकरे उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गए और 2.5 साल बाद तक, जब तक बैठे रहे, जब तक कि उनकी खुद की पार्टी में विद्रोह नहीं हो गया और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए और 13 एमपी का एक अलग गुट नहीं बन गया, जिसको बाद में असली शिवसेना माना चुनाव आयोग ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी। अब वहां चुनाव होने जा रहा है, पर इसमें पेंच ये है और लोगों के दिमाग में सवाल ये है कि ये जो लोकसभा का चुनाव अभी होकर के निपटा है उसमें 48 में से 31 सीटें इन लोगों ने जीती हैं, यानी शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 30 जीती थी। एक जो सांगली से वसंत दादा पाटिल के पोते निर्दलीय जीते थे, वो भी चूंकि कांग्रेस के ही थे, तो एक वो इनको मिल गए। तो क्या अब विधानसभा चुनाव में कोई शंका है भारतीय जनता पार्टी की वापसी को लेकर के? और इस समय जो बयानबाजी चल रही है उस पर भी चर्चा करेंगे, और इन तमाम क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं भाऊ तोरसेकर साहब। तो भाऊ को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाऊ नमस्कार। बहुत नमस्कार। स्वागत। नमस्कार। तो भाऊ, हरियाणा की तरह से उसी दिशा में महाराष्ट्र बढ़ेगा या कहीं कोई आपको कोई संघर्ष, कोई गुंजाइश लग रही है कि शायद हरियाणा जैसा नतीजा ना आए, कुछ और उलझाव वाला नतीजा आए? इस सवाल पर मैं आऊंगा, लेकिन इससे पहले अभी शरद पवार ने जो बयान दिए हैं जरा पहले उस पर चर्चा कर लें शुरू में। अभी उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया कि साहब मैंने एक लड़कों का झुंड देखा, उन लड़कों के हाथों में एक पोस्टर था जिस पर लिखा था कि 84 साल पुराना, मैं चाहे 84 साल का बूढ़ा हो जाऊं या मैं 90 साल का हो जाऊं, मुझे कोई रोक नहीं सकता है और मैं महाराष्ट्र को वहीं ले जा कर के रहूंगा जहां मैं ले जाना चाहता हूं। इन सब बयानों का मतलब क्या है भाऊ, थोड़ा ये समझाइए। आप मराठी नहीं समझते इसलिए शरद पवार जी का बयान आपको सही समझ में नहीं है। उन्होंने बोला है कि मैं महाराष्ट्र का चेहरा मोहरा बदलना चाहता हूं, यानी जहां आमूलाग्र चेंज होता है उसको हम मराठी में चेहरा मोहरा बदलने। मोहरा का मतलब एक तो ये होता है कि दिशा बदल दी जाती है
और चेहरा का मतलब दिखता जो है उसमें आमूलाग्र बदल आता है। तो उन्होंने कहा है कि मुझे महाराष्ट्र का चेहरा मोहरा बदलना है। अब देखिए इनकी उम्र क्या हो गई, क्या हो गई। और पिछले 60 साल से अगर आप राजनीति में हो और 50 लगभग 50 साल पहले अगर आप सबसे यंगेस्ट मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, तो उस वक्त चांस था ना। हमारे मराठी के एक बड़े संपादक हुआ करते थे जिन्होंने इनको तेल लगाया हुआ पहलवान ऐसा नाम दिया था कि तेल लगाया हुआ पहलवान होता है, उसको कितना ही पकड़ने को जाओ हाथ से निकल जाता है, खिसक जाता है। तो वो निळूभाऊ खाडीलकर जो थे उन्होंने लगभग 40 साल पहले, सॉरी 30 साल पहले 1994 में शरद पवार पर एक एडिटोरियल लिखा था। उस वक्त शरद पवार 84 साल के नहीं थे तो सिर्फ 54 साल के थे। तो उस वक्त उन्होंने लिखा था, यानी 54 साल यानी रिटायर भी नहीं होता, लेकिन आदमी उम्मीद के आगे निकल गया, प्राइम टाइम निकल गया ऐसा माना जाता है। हमारे यहाँ लोग रिटायर होते 60 साल में, तो 54 साल यानी रिटायरमेंट के नजदीक आ गया। फिर भी जिस ढंग की राजनीति शरद पवार 1994 में कर रहे थे उसको टॉन्टिंग करते हुए निळूभाऊ खाडीलकर ने लिखा था कि भगवत गीता कहने का समय आ गया और तुम तो रासलीला करते बैठ गए हो। ये मैं 30 साल पुरानी बात कर रहा हूं, 54 साल की उम्र की। आज तो 84 साल के हो गए लेकिन आज भी रासलीला ही कर रहे। ये उम्र भगवत गीता बोलने की है, समझाने की है, ये भूल गए। मेरे पास अभी भी वो मराठी एडिटोरियल है। तो जो बचपना वो कर रहे हैं, तो आप चेहरा मोहरा बदलना चाहते हो, तो मैं हमेशा शरद पवार जी को समझने की कोशिश करता हूं। और सही बोला था हमारे वो बुजुर्ग संपादक थे कि तेल लगाया हुआ पहलवान जितना पकड़ने की कोशिश करो हाथ से फिसल जाता है। तो ये जब चेहरा मोहरा ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ऊपरी ऊपर दिखाना चाहते कि मुझे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बदल करना है, तो वो बात नहीं है। शरद पवार ने ये शब्द का इस्तेमाल किया है। तो हमको ये शब्द चेहरा और मोहरा अलग अलग समझना पड़ता है जी। अब चेहरा बदलना है का मतलब क्या होता है कि महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे आग्रह करके बैठे कि चेहरा तो मेरा ही होना चाहिए। तो ये उसी बयान में उद्धव ठाकरे को बता रहे कि मुझे चेहरा बदलना है, यानी तुम मुख्यमंत्री बनने का सपना भी छोड़ दो। मेरे लिए अगले चुनाव में, उसके बाद होने वाली सरकार में उद्धव ठाकरे ये चेहरा नहीं है। तो चेहरा मोहरा में चेहरा आप समझ चुके। जी। अब मोहरे पर आइए। मोहरा का अर्थ मुझे समझाने की जरूरत नहीं। तो खिलाड़ी ये खेलते हैं, चेस खेलते हैं, उसमें क्या होता है, जो जो खिलौने की चीज होती है उसको मोहरा बोलते हैं ना, प्यादे मोहरे बोलते हैं। तो पिछले 5 साल पहले मैंने तुझे मोहरा बनाया था, अब मुझे वो मोहरा भी बदलना है। चेहरा तो बदलना ही है लेकिन मोहरा भी बदलना है, यानी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मैं नया मोहरा लेकर आऊंगा जिसको मुझे शहीद करना है, बलि देना है। पिछले समय तो उद्धव को मोहरा बनाया था, उद्धव को लगा उनको चेहरा बनाया। असल में उद्धव मोहरा बने थे और समझ बने थे चेहरा, और आज भी वो समझ रहे कि मैं ही चेहरा हूं। तो बात ऐसी नहीं है। शरद पवार अपने उस 2 शब्दों में चेहरा मोहरा में एक बात साफ साफ बता रहे कि मुझे चेहरा भी बदलना है और मोहरा भी बदलना है। अब उद्धव ठाकरे मोहरा बन गए और चेहरा समझ बैठे और आज बोलते कि मेरा ही चेहरा रहना चाहिए। तो ये मोहरा बन गए, फिर भी उनको पता नहीं है, वो समझ रहे मैं चेहरा हूं। तो ये शरद पवार की
रणनीति होती है, जिसके सामने हमारे मराठी में एक कहावत है, लेकी बोले सुने लागे। यानी मायके में बेटी आ गई है ससुराल से, तो सास, उसकी माँ जो होती है वो बहू की तो क्या बोलते हैं, सास होती है, तो बेटी को टॉन्टिंग करके बोलती है, लेकिन वो बेटी को नहीं मुझे बोल रहे हैं, ये बहू को समझना पड़ता है। तो शरद पवार की हर कोई वक्तव्य में हमको ये देखना पड़ता है, वो अगर सुप्रिया को बोल रहे हैं तो समझना चाहिए वो अजित दादा के लिए बोल रहे हैं। जी जी जी। तो ये तरीका है शरद पवार का, वो चेहरा मोहरा बदलने निकले हैं, और उम्र क्या हुई है तो बोलते हैं उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं कि 84 ये का हो बुढ़ा जाऊं या रुकने वाला नहीं है, उम्र 84 का हो कितनी भी जाऊं हो या, जाए। हाँ हाँ। और इसीलिए तो उनको पितामह बोला जाता है ना। पितामह का मतलब क्या होता है, वो शरप शैया में पड़े थे फिर भी वो पितामह थे। अपना इंतकाल आने की प्रतीक्षा करते पितामह बैठे थे ना, पितामह शब्द समझ लो आप। भीष्म पितामह अपनी मौत का इंतजार करते करते शरशैया पर पड़े थे, और अपनों ने ही यानी अर्जुन ने उनको उस शरशैया में रखा था, याद होगा आपको। बिल्कुल। तो आज उद्धव शरद पवार की जो हालत है वो उनके अपनों ने ही बनाई है, वो पार्टी के अपने हो या परिवार के अपने हो। और वो बोल रहे कि उम्र कितनी भी हो मैं तो डटा रहूंगा। अब डटा कहां रहे, डट कर कहां सोए है, या आप समझ सकते हैं, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। भाव आगे बढ़े तो मैं ये जानना चाहूंगा, अभी हरियाणा ने सबको चौंकाया है। बहुत सारे जो लोग थे उनका कहना था कि भाई 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, बड़ा मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी वापसी करे। लेकिन भाजपा ने ना केवल वापसी की है बल्कि शानदार वापसी की है। 2014 में भी इतनी सीटें नहीं मिली थी। तो हरियाणा ने चौंकाया है। वैसा ही कुछ महाराष्ट्र भी करेगा क्या? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए उसको लेकर के लोगों के मन में थोड़ी सी शंकाएं पैदा हुई हैं। नहीं, एक बात आप समझ लो, 2014 हो या 2019 हो, दोनों बार लोकसभा के बाद सबसे पहले चुनाव अगर कहां हो गए तो हरियाणा और महाराष्ट्र में एक जी हाँ। साथ हो गए। 2014 में हरियाणा में बीजेपी को पहली बार अपनी ताकत पर बहुमत मिला था, सरकार बनी थी। महाराष्ट्र में बीजेपी को अपना बहुमत नहीं मिला था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पहले शरद पवार ने उनको बोला कि मैं बिना शर्त सपोर्ट करता हूं, बाद में उन्होंने शिवसेना का सपोर्ट ले लिया बीजेपी ने और सरकार बनाई। 2019 में फिर एक साथ चुनाव हो गया, हरियाणा में बहुमत नहीं था तो जेजेपी को साथ लेकर बीजेपी ने सरकार बनाई फटाफट। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पाई, जबकि जो अलायंस थी, गठबंधन था, शिवसेना बीजेपी, उनको मिलकर अच्छा खासा 165 के आगे उनको सीटें मिली थी। लेकिन उद्धव ठाकरे अड़चन बन बैठे, बोले मुझे ही मुख्यमंत्री बनाना है, अगर मेरे को नहीं मुख्यमंत्री बनाते हो तो मैं निकल जाऊंगा। और वो शरद पवार और कांग्रेस के साथ चले गए और उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाई। लेकिन एक बात समझ लो, दोनों बार यानी 14 और 19 में लोकसभा के बाद अगर पहले चुनाव हुए तो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए, तो इस बार भी लोकसभा चुनाव हो चुका था और साथ में ही महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हो गए, ये बात चल रही थी। लेकिन अचानक महाराष्ट्र ड्रॉप कर दिया गया और जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव ले गए हुए साथ साथ, उसके तो नतीजे सामने आए। तो इसमें समझना ये जरूरी है कि अगर पिछले 2 बार साथ साथ हुए तो इस बार अलग अलग क्यों हुए। तो इसका कारण अभी तक मैं हैरान हूं कि एक साथ चुनाव क्यों नहीं हुए और उसका रिजल्ट आने के बाद इमीडिएट डिक्लेयर क्यों हुए, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, क्यों इसका
एनालिसिस नहीं हो रहा है। अब जी देखिए लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में कितनी है और हरियाणा में कितनी, वहां 10 है, हमारे यहाँ 48 है, यानी 5 गुना ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में है। तो जब कोई नया आविष्कार होता है, नया एक्सपेरिमेंट होता है, तो पहले छोटी चीज पर उसका प्रयोग करके देखते हैं कि भाई ये नया उपाय है, ये नया उपचार है, ये नई दवाई है, तो कम से कम नुकसान करे, इस ढंग से उसका प्रयोग होता है। और उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो और जगह होगा। हमने देखा कि कोरोना में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, और जब जानवरों पर इधर उधर होने के बाद कुछ वॉलेंटियर्स आगे आए जो भले तगड़े थे कि उन पर वैक्सीन अगर गलत परिणाम हो तो नहीं हो सकता, उन्होंने खुद को वॉलेंटियर किया, एक्सपेरिमेंट हुआ और उनको जो परिणाम मिले उसके बाद उसका आम पब्लिक के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। तो जो हरियाणा के लेबोरेटरी में जो वैक्सीन बनाया गया है उसका अब उसके 5 गुना बड़ी विधानसभा है, वहां इस्तेमाल होगा। और 5 गुना क्या, उसके साथ अगर हम झारखंड को जोड़ ले तो 6 गुना बड़े जगह पर वही एक्सपेरिमेंट, वही वैक्सीन लगाया जाएगा। तो परिणाम तो होना ही है। पहली बात यह है कि सुई किसको लगी पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी की तो हवा निकल गई। राहुल गांधी का गुब्बारा जो फूला था, हमने मोदी का अहंकार तोड़ दिया, 56 इंच की छाती छिन्न विच्छिन्न कर दी, क्या क्या राहुल गांधी बोलते थे, उनकी तो बोलती बंद हो गई है, बोलती जी बंद हो गई। मैंने पहली बार लोकसभा हरियाणा का चुनाव खत्म और रिजल्ट आने के बाद पहली बार आज जम्मू कश्मीर में वो जो शपथ ग्रहण था उसमें राहुल गांधी को देखा, बीच में गायब ही हो गए थे। और उनको ढूंढना ढूंढना चाहो उसमें तो जलेबी उसमें जैसा गोल गोल घूमना पड़ता था, लेकिन राहुल गांधी नहीं मिलते थे। जैसे हम जलेबी देखते तो जलेबी तो गोल गोल होती है, ये कहाँ शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई इसका पता नहीं चलता। बिल्कुल 8 अक्टूबर से लेकर आज 16 अक्टूबर तक राहुल गांधी कहाँ है लोग ढूंढ रहे, और ढूंढते ढूंढते जलेबी जैसे गोल गोल लोग घूम रहे, लेकिन राहुल गांधी नहीं मिल रहे। तो बिल्कुल एक बात है कि हरियाणा का जो वैक्सीन बना है वो अगले और सब जो क्या बोलते हैं चुनाव आने वाले हैं उसमें इस्तेमाल होने वाला है। बड़ी बात आप कह रहे हैं भाऊ, और बड़े संकेत आप दे रहे हैं। अब अगर महाराष्ट्र में हम दोनों गठबंधनों पर नजर डालें और आपकी दृष्टि उस पर पूछें, तो इस समय दोनों गठबंधनों में क्या स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं। हालांकि अभी भी जो मेरी जानकारी है, दिल्ली में बैठे हुए आप बेहतर बताएंगे, दोनों ही गठबंधनों में अभी भी सीट जो वितरण होनी है उनको अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। तो पेंच कहाँ फंसे हुए हैं और किस कर्मठ बैठेगा ये ऊंट। पहले तो समझ में आ रहा था कि ये सूचनाएं आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 150 से 160 सीटें लड़ेगी ही लड़ेगी। फिर दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे रहेंगे जो 90 से 95 सीटें लड़ सकते हैं, और शायद अजीत पवार को 40-45 सीटें ही दी जाएंगी, इससे अधिक खराब नहीं की जाएंगी। एक जो मेरा आंकड़ा है, मैंने तो 15 दिन पहले वो आंकड़े डिक्लेयर कर दिए थे कि 160 बीजेपी, 80 एकनाथ शिंदे और 40 अजीत दादा। तो आंकड़े थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन 150 से नीचे बीजेपी नहीं आएगी, 80 से कम एकनाथ शिंदे नहीं होंगे, और अजीत दादा ज्यादा से ज्यादा 50 सीटों तक जाएंगे। और जितनी जानकारी मेरे पास है इनका आंकड़ा तय हो गया, कम से कम 270 सीटों के लिए सब क्लियर हो गया। अब थोड़ी एक बात है कि छोटी छोटी जो 2-3 पार्टियां हैं इनके साथ रही है, इनको 1-2 सीटें देनी है, तो 10 सीटें 3 पार्टियों में कम करके छोटी पार्टियों को या इंडिविजुअल को देना है। इस तरीके से
प्रयास चल रहे हैं। लेकिन एक बात है, महाविकास आघाड़ी में जितना झगड़ा चल रहा है, उद्धव ठाकरे तो अड़े बैठे हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाओ, इस पर वो अड़े बैठे। बीच में उन्होंने वो आग्रह छोड़ दिया था, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की बुरी हालत होने के बाद उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री पद अपने लिए, अपने नाम के लिए अड़े बैठे। तो महाविकास आघाड़ी में बहुत कुछ होने वाला है और यहाँ हर एक पार्टी ने अपने, और एक बात होती है कि जिला परिषद, तालुका पंचायत और कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके जो चुनाव नहीं हुए, तो जो वहां लड़ सकते थे वो अब डायरेक्टली एमएलए बनना चाहते। तो ऐसे जो लोग हैं पिछले 4-5 साल से वो इंतजार में बैठे, प्रतीक्षा करते बैठे, और उनके दिमाग में अब बैठ गया कि नहीं, फिर तो हमको एमएलए बनना चाहिए, हम क्यों कारपोरेटर बने। तो ऐसी जो बगावत होने वाली है, तो मेरा अंदाज ये है कि कम से कम हर चुनाव क्षेत्र में 4 कैंडिडेट रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 तक तगड़े कैंडिडेट हर चुनाव क्षेत्र में रहेंगे। और इसकी तकलीफ जितनी महायुति को हो सकती है, उतनी महाविकास आघाड़ी को भी हो सकती है। तो बात साफ है, उसका सीट का बंटवारा जो है, मेरा ख्याल है कि अमित शाह ने ये बंटवारा सुलझा लिया है, सुलझा लिया। अब कैसे, ये सवाल आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। भाऊ ये भी बताइए, और दूसरा सवाल ये जो अभी मैं करने वाला था कि शरद पवार के कुछ बयान आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा, जो फार्मूला चलता रहा है एनसीपी और कांग्रेस के बीच में। हालांकि एक चुनाव ऐसा भी आया था जब एनसीपी कांग्रेस से 2 सीटें ज़्यादा लेकर के आई थी, जिसकी जिक्र कई बार अजीत दादा पवार करते हैं और कहते हैं कि वो उस समय एक मौका था जब शरद पवार यानी मेरे चाचा मुझे मुख्यमंत्री बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बनवाया। इसका अफसोस उनको है। पर अगर शरद पवार ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा दल आएगा उसी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्या उद्धव ठाकरे की समझ में ये बात आ नहीं रही है? नहीं, बात समझ में आती है। देखिए एक बात है, बात तो समझ में आती है, लेकिन वो स्वीकार करना अलग बात होती है। आप और हमारी उम्र में फर्क नहीं है, लेकिन एक जमाना था गावस्कर के क्रिकेट की टीम होती थी, तो उस जमाने में हमारे पास अच्छे बॉलर नहीं थे, तो हम ज्यादा रन्स बनाकर ही जीतना चाहते थे। इसलिए अगर पहले 3-4 बैट्समैन फटाफट आउट हो गए 50, 60, 70 में, तो नीचे 4 तो बॉलर होते थे, वो क्या रन्स बनाएंगे। तो 60-70 पर अगर 4-5 विकेट गिर गए, तो हम जैसे समझदार लोग भी बोलते थे नहीं 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 नहीं, बिशन सिंह बेदी भी 80 बना सकता है, किरमानी ने कभी सेंचुरी लगाई है, और वेंकट राघवन तो ऑलराउंडर है। ये बातें हम खुद को झुठलाने की कोशिश करते थे, सच्चाई दिखती थी लेकिन मंजूर, स्वीकार नहीं करते थे। बिल्कुल जी वही जी। होता है, होपिंग अगेंस्ट होप जिसको बोलते हैं। तो ये तो उद्धव ठाकरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे, और इसलिए वो मेरा नाम डिक्लेयर करो, मेरा नाम डिक्लेयर करो करके रोते बैठे, लेकिन होने वाला तो नहीं है। और शरद पवार बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, क्योंकि शरद पवार को मालूम है कि चुनाव जीतना उतना आसान नहीं है। अगर जीतना आसान नहीं, तो गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनना भी आसान नहीं होता। तो जो मिलने वाला है कि नहीं पता नहीं, उस पर ये झगड़ रहे। जो हिंदी सिनेमा में होता है ना, मुझे याद है विक्टोरिया 203 नाम की फिल्म थी, तो उसमें वो प्राण और क्या बोलते हैं, अशोक अशोक कुमार, अशोक कुमार। उनके हाथ में वो हीरे लगते हैं। वो जो स्मगलर होता है, शायद अजीत वगैरह कोई था, तो वो सब घेर लेते गोडाउन में कहीं और बोलते मेरे हीरे दो दो, मेरे हीरे दे दो। तो अशोक कुमार चालाकी से वो जो थैली होती है हीरो की, वो फेंक देता है, ले लो तुम्हारे हीरे। तो हीरे गिर जाते हैं,
तो वो स्मगलर का जो टोला गुंडे होते हैं वो झपट पड़ते हैं। तो ये स्मगलर जो है वो उनको रोकना पड़े, ए मेरे हीरे, मेरे हीरे, उसको ही थप्पड़ मारकर उसके ही गुंडे वो हीरे जितने बटोर सके उतने बटोरने की कोशिश करते। बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति आज महाराष्ट्र के चुनाव में और महाविकास आघाड़ी में है, ये शरद पवार अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए जो हाथ में आने की गारंटी नहीं है उस पर झगड़ा क्यों करें, ये तो शरद पवार की बात है। जिसके ज्यादा हो गए और अगर टोटल बहुमत बनता है तो देखेंगे, ये उनका सही है। पिछली बार भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे को मोहरा बनाकर यहां लाया, अंकगणित दिखाया और उसको मुख्यमंत्री बनाकर वो सत्ता में बैठ गए, जिनको जनता ने सत्ता से बाहर रखा था। 54 और 44 मिलकर 98 एमएलए थे उनकी अलायंस के, कांग्रेस और एनसीपी के। तो अगर 98 के 150 तक लेके जाने की चालाकी वो कर सकते हैं और बड़ी पार्टी है, उनकी पार्टी से 2 ही सीटें ज्यादा थी, तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन मुख्यमंत्री बनाकर सब इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे वो अपने पार्टी के लिए रख लिए, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नाम का झुंझुना दे दिया। तो इसलिए वो बोल रहे सही है कि पहले आंकड़े तो लाओ, नंबर होने चाहिए। अगर नंबर ही नहीं है तो उस पर आज से झगड़ा क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाऊ। और जो आप बताने वाले थे कि अमित शाह ने कौन सा फार्मूला तैयार किया है सीटों को लेकर के, नहीं, फार्मूला की बात छोड़ो, फार्मूला तो हरियाणा में सामने आ गया। 3% वोट बढ़ा है, सिर्फ 3.1% लोकसभा से ज्यादा वोटिंग हरियाणा में हुआ, बाजी पलट गई। अब वही बात अगर देवेंद्र फडणवीस पिछले 4 महीने से रेगुलर बता रहे हैं कि एमवीए और यूटी में सिर्फ 0.3% का फर्क है, अगर 1.5%, 2% एक्चुअल वोटिंग बढ़ता है तो सबका सब पलट जाएगा। जी जी। अब देखिए हरियाणा में 3% वोटिंग बढ़ी, इसका मतलब 6.5 लाख वोट बढ़े। अगर वो आरएसएस के स्वयंसेवक वगैरह कमर कसकर खड़े हो गए, उन्होंने वोटिंग गांव गांव में घर घर में जाकर बढ़ाई है और 6.5 लाख वोट बढ़े, इसका मतलब यह है कि हर एवरेज हम देखें तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 से 8 हजार वोटिंग बढ़ा। अगर उसमें से ज्यादा बल्क आपके पास आ जाता है तो आपकी बॉर्डर लाइन सीट है वो निकल आती है ना। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 से लेकर 10,000 तक वोट बढ़ाने का जो फॉर्मूला जो हरियाणा में सक्सेसफुल हुआ वो महाराष्ट्र में हो सकता है। और जो अमित शाह की बात आप बोल रहे, तो देखो हरियाणा में चुनाव प्रचार चल रहा था, प्रक्रिया चल रही थी, जोर शोर से चल रही थी। उस दरमियान कम से कम 10 दिन ऐसे कि हरियाणा का वोटिंग नहीं हुआ था, और उसके 10 दिन पहले कम से कम 4 बार अमित शाह महाराष्ट्र में आए। कभी मुंबई के गणपति के फेस्टिवल के लिए आए, लालबाग का राजा देखने आए, कभी महालक्ष्मी का दर्शन करने आए। तो वो तो भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन उनका टारगेट पॉलिटिक्स होता है। तो अलग अलग महायुति के गठबंधन के नेता, गट नेता, बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी इनकी मीटिंगें लेते रहे, तो उनको वो समझाते रहे कि भैया लड़ना है तो नतीजों के बाद लड़ेंगे, लेकिन नतीजे लाने तक हमको इकट्ठा लड़ना है। तो कौन सी सीट किस पार्टी के लिए जीतना आसान है, ये आंकड़े हैं, ये लोकसभा के आंकड़े हैं, ये लोकसभा के पहले के ओपिनियन के आंकड़े हैं, ये पिछले विधानसभा के आंकड़े हैं, अभी अभी ताजा सर्वे आया इसके ये आंकड़े हैं। तो इसका एवरेज निकाले तो कौन सी सीट यूटी की बीजेपी जीतेगी, शिंदे शिवसेना जीतेगी या अजित दादा एनसीपी की जीतेगी, ये इसका चार्ट है, ये समझ लो। अगर
10 सीटें लेकर शरद पवार 8 सीटें जीतते हैं। तो कम सीटें ज्यादा सीटों का मतलब नहीं, जीतने वाले सीटें का मतलब होता है। उद्धव ठाकरे को 21 सीटें दी थी, 9 सीटें आई, तो उन्होंने गवाई तो कितनी सीटें गवाई? 12 सीटें गवाई। बीजेपी ने 28 सीटें लड़ाई, 9 सीटें आई, 17 सीटों पर हार गए। जी जी। तो ज्यादा सीटें मांगने से कुछ निकलने वाला नहीं, तुम कहां जीतते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको 50 सीटें देते और आप 40 निकाल कर लाते हो तो आप ही बड़े नेता हो जाते हो। तो सीटों पर आग्रह पकड़ के मत बैठो, जीतने वाली सीटों की तरफ देखो, जीतने वाली। तो अगर बीजेपी 150 सीटें 60 सीटें मांग रही है, हमको चाहिए, तो हम दिखाई दे रहे 130-35 सीटें हम जीत सकते हैं। अगर एकनाथ शिंदे के पास आज 40 एमएलए है, लेकिन 80 सीटों पर वो लड़ेंगे और 50-55 भी सीटें लाएंगे, तो दोनों की ताकत इतनी बड़ी हो जाती है। अजीत दादा ने 4 सीटें लड़ाई और 1 ही सीट आई, खुद को बारामती भी हार गए। तो 60-70 सीटें लेने से 40-45 सीटें ले लो, लेकिन 35 से 45 सीटें लाओ। अपने चाचा जितने ला सकते हैं उससे तो ज्यादा लाओ, आप जीत गए बाजी। तो तीनों मिलकर शायद 200 के पार जाएंगे। ये ये समझाने के लिए हरियाणा का चुनाव चलते हुए भी बार बार 4 बार अमित शाह आ रहे थे, इसकी खबरें आ रही थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी का कोई भी नेता गंभीरता से उस तरफ मुड़कर भी नहीं देख रहा था, क्योंकि ये तो हवा में थे। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, हरियाणा में इंडी की सरकार आएगी, हुआ क्या आपके सामने। तो जहां कहीं भी अमित शाह जाते हैं तो वो किस मंदिर में जाते हैं वो देखो नहीं, वो वहां क्या करते हैं वो देखो। और वही तो बात इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में मेहनत चल रही थी, उस वक्त टाइम निकालकर 4 बार अमित शाह महाराष्ट्र में सीट का बंटवारा समझाने के लिए आए थे। तो चुनाव जब घोषित हुआ, जब मेरी जानकारी है 260-270 का बंटवारा हो चुका है। 8, बहुत 10, बड़ी, 12, 20 सीटों का मामला है, वो निपटा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सूचना भाव आपने दी है। फाइनेंशियली भी और वैसे भी हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही स्टेट बेहद महत्वपूर्ण हैं। हरियाणा इसलिए भी क्योंकि प्रति व्यक्ति औसत आय जिन 3-4 राज्यों की सबसे ऊपर है, उनमें हरियाणा भी है, गोवा है। महाराष्ट्र की क्या स्थिति मैं जानता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र चूँकि ख़ास तौर से मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है, और हर पार्टी ये चाहती है कि उस पर उसका नियंत्रण रहे, ताकि पार्टी फंड भी ज़रा रिच रहे और तमाम दूसरी संभावनाएं भी खुल करके रहें उसके साथ। अभी रणनीति क्या बनाई है एमवीए ने भी और इन्होंने भी, क्योंकि एमवीए की जो 2.5 साल की सरकार थी, उसमें जितने धत कर्म हुए हैं, बुरे काम हुए हैं, इनके कई मंत्री जो हैं पकड़े गए, जेल गए, जेलों में रह कर के आए, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, यहाँ तक के संजय राउत भी 103 दिन जेल में रह कर के आए। वो सारी चीज़ें, वो एक इनका चेहरा कि सत्ता पर काबिज होने के बाद ये क्या क्या कर सकते हैं। पालघर वाला मामला, कंगना रनौत का, अर्णब गोस्वामी का, एक नवल ऑफिसर को दौड़ा करके पीटना, अराजकता, एक महाराष्ट्र की जो अभिनेत्री है केतकी चित्तेकर, उसको गिरफ्तार करना केवल इसलिए कि उसने फेसबुक पर किसी की पोस्ट को फॉरवर्ड कर दिया था, रीपोस्ट कर दिया था। ये अराजकताएं होती हैं। और महाराष्ट्र का जो विकास का पहिया है उसको रोकना, बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहित करके ना देना, आरे तक मेट्रो रेलवे का विस्तार रोक देना, तमाम चीज़ें, वो सब चीज़ें जाएंगी पब्लिक में लेकर के, जो इस समय सरकार है और भारतीय जनता पार्टी है। और इनका अपना रोड मैप क्या रहेगा पब्लिक के लिए? नहीं, वो आप जो बोल रहे हैं वो बातें लेकर खुद उद्धव ठाकरे ही लोग पब्लिक में गई है। यानी जो एजेंडा आप बीजेपी के लिए बोल रहे हो, वो एजेंडा लेकर उद्धव ठाकरे पब्लिक में गए। उन्होंने परसों
दशहरे के रैली में बता दिया कि हमारी सरकार आ रही है और हमारी सरकार आते ही जितने अच्छे अच्छे निर्णय इन लोगों ने लिए हैं हम 6 दिन में वो रद्द कर देंगे। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र को विकास के रास्ते से हटाकर फिर दुर्दशा के रास्ते पर लेके जाऊंगा, इसकी गारंटी उद्धव ठाकरे ने परसों दशहरे की रैली में दे दी है। तो और क्या चाहिए आपको? यानी आपको अगर लाडली बहना करके 150 रुपए मिल रहे हैं तो हम आते हुए वो जा निकाले जाएंगे, कट किए जाएंगे, रद्द किए जाएंगे। तो ये एजेंडा है, ये रणनीति है। इसको हारने की रणनीति बोलते हैं। और उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क के मीटिंग में ओपनली ये एजेंडा डिक्लेयर कर दिया है कि बस हमको ला लो, आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल भरी कर देंगे और इसीलिए हमको चुन के लाओ। अब बोलिए, अगर ये रणनीति है तो बीजेपी को कोई खास प्रयास करना पड़ेगा। जब एमवीए का पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहा है कि आपको लाभार्थी बनाने वाली योजनाएं हम रद्द कर देंगे, नहीं क्या लाएंगे नहीं बोल रहे। हमेशा इंसान की सोच ऐसी होती है, जो मिल रहा है। कल एकनाथ शिंदे की सरकार बीजेपी की ना हो तो ये चलता रहेगा, ये तो उसके दिमाग में होता है ना। तो ये क्या सोचेगा, ये इन्होंने तो जिया है, वो चलता रहेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे और एमवीए आती है तो हमको और क्या मिलेगा? तो उद्धव ठाकरे बोल रहे हम तो कुछ देने वाले नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो चालू किया है उस पर रोक लगा देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। यानी हम आपका नुकसान करने की गारंटी दे रहे हैं, इसलिए हमको चुनकर लाओ। आप अपना नुकसान करने के लिए हमें जिताओ। अब इस ढंग का अगर एजेंडा पेश किया जाता है और बड़ी भारी सभा में डिक्लेयर कर दिया जाता है तो इसके परिणाम तो सिर्फ उद्धव को नहीं, कांग्रेस को और शरद पवार को भी भुगतने पड़ेंगे। बीजेपी की बात ये, बीजेपी मैं आपको अगले कभी वीडियो में बता दूंगा, परसों मेरा भाषण था। तो आरएसएस ने 10-15 दिन पहले से ही महाराष्ट्र में हरियाणा का फॉर्मूला इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और वो फॉर्मूला सिंपल है, कम से कम 5 से 8% वोटिंग बढ़ाना है। और जब आप वोटिंग बढ़ाते हो तो वोटिंग बढ़ाने का तरीका क्या होता है आपको मालूम है। आपका लोकल कार्यकर्ता जो है, वॉलंटियर है, उसको मालूम है, स्वयंसेवक को, कि इस बिल्डिंग में, इस कॉलोनी में हमारा चहेता कौन है, हमारा सपोर्टर कौन है, उसने वोटिंग किया कि नहीं, इस पर नजर रखते हैं और समय रहते हुए उसको वोटिंग को लेकर जाते। अगर इस ढंग से जो पिछली बार आलसी रहा, गया नहीं, उसको निकाला जाएगा। फिर दूसरी बात और है कि पिछली बार लोकसभा में जो आलसी बैठ गए, ऐसे बहुत सारे हिंदुओं को पछतावा है कि हमने गलती कर दी। मोदी हमारे लिए इतना काम कर रहे, हम एक दिन वोट के लिए नहीं गए। कितना बड़ा नुकसान मोदी का नहीं हुआ, हमारा हुआ, ये पछतावा है। मैं जहां जहां जा रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो मुझे समझ में आता है। तो वो भी जोर शोर से बाहर निकलेंगे। तो अगर 5, 6, 7%, 10% वोटिंग बढ़ाने की कोशिश कर दी और उसमें 3 या 4% हरियाणा जैसा वोट बढ़ जाता है तो बहुत बड़ी संख्या होती है। 70-80 लाख से ज्यादा वोटिंग एग्रीगेट बढ़ जाता है। और 70-80 का मतलब यह होता है ओमकार जी कि मेरा ख्याल है कम से कम 40-50 हजार पर चुनाव क्षेत्र वोटिंग बढ़ेगा, पर चुनाव वोटिंग बढ़ेगा। छोटी बात नहीं है। 30-35 हजार भी वोटिंग बढ़ता है तो आप, अगर आपके प्रयास से बढ़ता है तो 35 हजार में कम से कम 28-30 हजार वोट आपकी पार्टी को मिलते हैं। तो जो बॉर्डर सीटें होती है वो तो निकल आती है, लेकिन 10-15 हजार का डिफरेंस लोकसभा में दिखाई दिया है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां भी वो सीटें आपकी निकल आएंगी। और ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। अगर ये हो जाता है तो पलड़ा इतना महायुति का भारी हो जाएगा
जिसके प्रयास पिछले 10-12 दिन से शुरू हो गए हैं। ग्रुप ग्रुप बनाए गए कि एक गांव में जो 5 लोगों का टोला जाएगा वो एक एक घर में जाएगा, घर के एक एक सदस्य से बात करेगा। अगर कोई चर्चा करना चाहता है तो 10, 15, 20 मिनट तक चर्चा करेगा और वोटिंग बढ़ानी है, हिंदुओं की वोटिंग बढ़ानी है। ये इतना मैं क्लियर आपको बोल देता हूं जी कि जी जी। हिंदुओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। अगर मुस्लिम लोकसभा में कंसोलिडेट हुआ तो मुस्लिम वोटर ने बीजेपी को, मोदी को नहीं हराया, उन्होंने हिंदुत्व का एजेंडा हराया है, हिंदुओं को हराया है, हमको हराया है। कागज पर दिखते कि मोदी बीजेपी हार गई, लेकिन वास्तव में हिंदू हार गया। इसका बड़ा पछतावा लोगों में है और उसको बढ़ावा देने की कोशिश शुरू हो गई है महाराष्ट्र में, और शायद बहुत झारखंड में भी शुरू हो गया होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाऊ। जिस तरह की एरोगेंसी भाऊ हमने देखी थी 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी, देश के भीतर भी, देश के बाहर भी, राहुल गांधी जिस तरीके से कॉलर खड़े करके बदजुबानी कर रहे थे और ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे ये वो तो खुद जीत गए हैं और मोदी हार गए हैं। और पार्लियामेंट में प्रथम पंक्ति में जिस तरीके से फैजाबाद के सांसद को बैठाया गया था और ये प्रचारित किया गया था कि ये अयोध्या का सांसद है, और अयोध्या ने भी मैसेज दे दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उसका भी रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है पब्लिक में। बिल्कुल, उनका आवेश जो है कि हमने प्रभु श्री रामचंद्र को हराया है, ये दिल को लगा है लोगों के। हरियाणा में भी उसका ही परिणाम हम देख रहे हैं। बहुत सारे सेंसिटिव लोग हैं, संवेदनशील हिंदू है, उनको इनको दिल को बड़ी जख्म हो गई है जिस ढंग से राहुल गांधी ने पेश किया कि हमने अयोध्या में प्रभु राम को हराया है। मोदी को हराने से लोगों को इतना नहीं दुख हो सकता जितना प्रभु रामचंद्र को हराने की भाषा की गई, उसका परिणाम हर चुनाव में दिखाई देगा। और मैंने जो किताब लिखी थी लोकसभा के लिए, अश्वमेध, तो अब अश्वमेध शुरू हो गया। मैंने उसमें एक थियरी पेश की थी कि मोदी चुनाव नहीं लड़ रहे, जिनको मोदी से लड़ना है वो अश्वमेध का घोड़ा रोके। वो घोड़ा लोकसभा में रोका गया और हरियाणा में लड़ाई हो गई। अब आप समझ कर देखे, बारीकी से देखे तो हर राज्य में लड़ाई होगी। अश्वमेध का तरीका यही होता है, जिसको चक्रवर्ती राजा से लड़ना होता है उसको घोड़ा रोकना पड़ता है, और घोड़ा रोका जाए तो ही लड़ाई होती है। तो मोदी का घोड़ा रोका गया। हर राज्य में जहां जहां विधानसभा चुनाव होगा वहां लड़ाई होगी, और वो राज्य, वो स्टेट बीजेपी को जीत कर देश से जोड़ना पड़ेगा। पवन कल्याण जैसा साउथ में बड़ा हिंदू नेता खड़ा हो रहा है आंध्रा बिल्कुल में, ये बात बिल्कुल। समझ लो। तो हवा कहां से बह रही है? वो बोलते कि सनातन के लिए मेरी सीट, मेरी सत्ता चली गई तो परवाह नहीं। ये पवन कल्याण बोल रहा है, जो बीजेपी का नहीं है, जो आरएसएस का नहीं है, बस हिंदू है। तो अश्वमेध की लड़ाई शुरू हो गई है, ये समझो। महाराष्ट्र और झारखंड उसका अगला कदम है। भाऊ मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में भले ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई है और हारी है, लेकिन हार करके भी जीत गई है। पूरी दुनिया में एक मैसेज भेजने में कामयाब हो गई कि वहाँ निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। जो ये तरह तरह की अफवाहबाजी फैलाते रहते हैं चुनाव आयोग को लेकर के, ईवीएम को लेकर के, तो वहाँ पर लोकतंत्र जीता है और एक ऐसी सरकार बनी है जो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, फिर भी एक लोकतांत्रिक सरकार बनी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ ले रही है
झारखंड में पूरी संभावना है बीजेपी आएगी। महाराष्ट्र का जो सीन आपने क्रिएट किया है, बताया है, वहाँ भी लग रहा है कि तीसरी बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी अपने साथियों के साथ। इनका दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर क्या असर पड़ेगा और राष्ट्रीय राजनीति पर किस तरह के प्रभाव आप देख रहे हैं? नहीं, दिल्ली तो केजरीवाल के हाथ से छूट गई है, लेकिन दिल्ली को मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। उससे भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि मैं इतना उदात्त तरीके से राजनीति नहीं देखता कि हाँ लोकतंत्र जीत गया है, कश्मीर को हमने दुनिया के सामने इस ढंग से पेश किया है। अरे जिस दिन 370 हटा और कश्मीर टूटा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, उसी दिन बीजेपी जीत गई है। क्योंकि अब कश्मीर का जो मुख्यमंत्री होगा उसका पद कुछ भी हो, उसका नाम तो केजरीवाल ही होगा ना। बिल्कुल कि बिल्कुल। भैया सीट पर बैठ, लेकिन अधिकार तो कुछ भी नहीं है। अधिकार तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का चलेगा, तो वही तो सबसे बड़ी जीत है। 370 हटाने के बाद जो जीत हुई है उसको कोई हरा नहीं सकता। और जब तक जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा कश्मीर नेशनल क्या बोलते मुख्य प्रवाह में नहीं आएगा, मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा, तब तक जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। यही तो सबसे बड़ी जीत है। बाकी आकर कोई भी बैठो, आओ और गालियां दो, कोई बात नहीं। केजरीवाल तो रोज रोज गालियां देता है, लेकिन उस गालियों से मोदी को या बीजेपी को खरोच तक नहीं आती और नींद खुद इनकी उड़ जाती है। तो इसलिए ये उमर अब्दुल्ला समझ गए और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, मुझे केंद्र से कोई झंझट करना नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करना है, काम करना है। तो आहिस्ते आहिस्ते जम्मू कश्मीर में भी पर्टिकुलर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स शुरू होगी। एक बीजेपी ने सीट जीती हुई है, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, दीर्घकालीन राजनीति आपको करनी है तो आपका गोल भी दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और बीजेपी मैं मानता हूं दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करती है, तो उनको जल्दबाजी नहीं है। और कश्मीर का सबसे बड़ी अगर जीत कोई है तो वहां मुख्यमंत्री की सत्ता नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की होगी, लेकिन चुनाव नहीं होते। इस पर जो चिल्लाने वाले भौंकने वाले होते उनकी आवाज बंद हो गई। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए, और महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कई राज्यों की चुनाव पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। जरूर, नमस्कार। नमस्कार।